वेलकम बैक टू एमएस बिस्ट केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में राउल्ट्स लॉ को फिनिश किया था। आज उसके बेस पर वेपर प्रेशर्स के आधार पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको कराने की कोशिश करते हैं। आप समझिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एट 298 केल्विन पे आपको इनकी वैल्यूज दे रखी है वेपर प्रेशर की। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ क्या दे रखा है आपका, CHCl3 के लिए कितना दिया है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है वो है आपका 200 mmHg। इसी तरीके से आपका जो वेपर प्रेशर दे रखा है CH2Cl2 के लिए, उसी टेम्परेचर पे जो वैल्यू दी है वो है 415 mmHg। और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 and 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट द सेम टेम्परेचर, दैट इज 298 केल्विन। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको वेपर प्रेशर्स दे रखी हैं क्लोरोफॉर्म के लिए। क्लोरोफॉर्म एक कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट आपका CH2Cl2 है। दोनों लिक्विड हैं। इन दोनों के से बनने वाला जो आपका सॉल्यूशन होगा उसके बारे में आपसे पूछा गया है। यदि हम इस तरीके से बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2, मान के चलिए दो चीजें हमने इसमें मिलाई, पहली चीज है A, दूसरी चीज B है। ओके, और जो पहली चीज है मान के चलो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, दूसरी चीज CH2Cl2 है। और जो आपने इसको मिलाया है क्लोरोफॉर्म, देखिए कितनी क्वांटिटी इसकी 25.5 ग्राम। ओके, और इसी तरीके से दूसरे CH2Cl2 की जो क्वांटिटी कितनी है 40 ग्राम। अब आपको ये चीजें पता चल गई हैं दोनों के बारे में। अब हमें पूछा क्या है, वेपर प्रेशर पूछा है आपसे कि वेपर प्रेशर निकालना है हम लोगों को। किसका वेपर प्रेशर निकालना है बेटा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे, हम जानते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकलता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आता है तो आप गिवन जरूर लिखें, उसके आपकी मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग मिलते हैं आपको। तो सॉल्यूशन करते वक्त आप गिवन लिखें, उसके बाद आप सबसे पहले ये समझें कि निकालना क्या है आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो पी टोटल्स का मतलब ये हो गया किसके बराबर होता है आपका बेटा, पी टोटल की जो वैल्यू होती है, पी आपने बताया था PA प्लस PB पिछले लेक्चर में, PA प्लस PB के बराबर होता है। और जब हमने लास्ट में इसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी वो कौन सी वैल्यू निकाली थी बेटा, PT इक्वल्स टू P0A प्लस P0B माइनस PA होल जाई B। तो इस फॉर्मूले के पुट करेंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के लिए निकल के आ जाएगी। PT का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, जिसको हम वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो आपको करना क्या होगा इस केस के लिए, आप जानते हैं ये सारी वैल्यूज, इसमें जाइबी वैल्यू आ रखी है। आप जानते हैं जाइबी की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो निकलती है आपकी NB अपॉन NA प्लस NB करके निकलेगी। इसी तरीके से आप जानते हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन है ये, तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि जो वैल्यू होती है मोल फ्रैक्शन को यूनिटी के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से हम जाई A की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जाई A की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 1 माइनस जाई B। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको जाई A की निकालने की जरूरत पड़ेगी तो भी हम कैसे निकाल सकते हैं, NA अपॉन NA प्लस NB। इतनी बातें हमें क्लियर हो गई हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमें फॉर्मूले में पुट करने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज की जरूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो दिया गया है उनकी वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया है आपको 200 mmHg। तो इसका मतलब ये हो गया, हम मान ले चलते हैं P0A की जो वैल्यू है आपको 200 mmHg दी गई है। ओके, इसी तरीके से आपको P0B की वैल्यू 415 mmHg दे रखी है मरकरी। ओके, अब A को हम लोगों ने क्या मान लिया, हम जानते हैं A को हमने यहाँ पे माना है क्लोरोफॉर्म, B को हमने क्या माना है डाइक्लोरोमीथेन। तो इसकी वजह से अब आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। जैसे आपको
एन की वैल्यू चाहिए, एन बी की वैल्यू चाहिए, एन ए की वैल्यू चाहिए, तो आपको एन ए की वैल्यू निकालने के लिए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको एन बी की वैल्यू निकालने के लिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी करना पड़ेगा। और ये सब होने के लिए आपको डब्ल्यू ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, एम ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसी तरीके से डब्ल्यू बी एंड एम बी। ओके, अब ये डब्ल्यू ए क्या है? ए अगर आपने क्लोरोफॉर्म को माना है तो क्लोरोफॉर्म के जो वेट आपने लिया है कितना लिया, देखिए सॉल्यूशन में 25.5 ग्राम, इसी को ए माना है हम लोगों ने, तो इसका मतलब डब्ल्यू ए की वैल्यू 25.5 ग्राम आ जाएगी। तो एम ए क्या हो जाएगा? एम ए का मतलब मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर मास किसका? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो मोलिकुलर मास क्लोरोफॉर्म का अगर निकालोगे तो ये निकल के आएगा टोटल 85 ग्राम मोल इनवर्स, कैलकुलेटेड कर रखी है। ऐसे ही डब्ल्यू बी की वैल्यू आप कैसे करेंगे बेटा? डब्ल्यू बी की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, देखिए ये रहा, यह बी, और इसका कितना वजन डाला जा रहा है, कितना ग्राम डाला जा रहा है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे वैल्यू। इसी तरीके से एम बी की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? CH2Cl2 के जरिए आप कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू, और जब उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी 85 ग्राम मोल इनवर्स। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी, ये मिस्टेक से गलत लिख दिया है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी 119.5 ग्राम मोल इनवर्स। ना, इट इज करेक्ट। ओके, तो अब आपको इतनी बातें पता चल गई हैं, तो अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं? फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप सबसे पहले एन ए वैल्यू निकालने की कोशिश करें। एन ए कैसे निकलेगा बेटा? एन ए निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो डब्ल्यू ए की वैल्यू आपकी जानते हैं 25.5, एम ए की वैल्यू 119.5। जब इसको कैलकुलेट किया गया तो इसकी वैल्यू 0.213 मोल के इक्विवेलेंट आई। इसी तरीके से जब एन बी की वैल्यू फाइंड आउट की गई तो एन बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या थी? डब्ल्यू बी 40 अपॉन एम बी की वैल्यू है आपकी 85। जब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया गया तो इसकी वैल्यू निकल के आई है 0.47 मोल। आपके पास एन ए और एन बी की वैल्यू निकल के आ गई, तो आप आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। यदि हम जाइबी का, अगर हम जाइबी की वैल्यू की निकाल दें तो हमें जाई की वैल्यू 1 माइनस उस जाइबी की वैल्यू से डिडक्ट करके आ जाएगी। तो हम जाइबी के लिए हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं जाइबी, और जाइबी क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आप जानते हैं एन बी की वैल्यू कितनी निकली है? 0.47, और नीचे क्या आ जाएगा? एन ए प्लस एन बी। एन ए की वैल्यू 0.213, एन बी की वैल्यू 0.47, 0.47 अपॉन 0.683, दोनों को ऐड किया गया और जो वैल्यू निकल के आई है लास्ट में 0.688। ये वैल्यू आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गई बी के लिए, जो हमने माना था। और बी यहाँ पे हमने क्या माना था? CH2Cl2 माना था। ओके, अब हम कैसे जाई ए की वैल्यू निकाल सकते हैं? बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 माइनस जाई बी। 1 माइनस जाई बी की वैल्यू आपकी कितनी निकली बेटा? 0.688। ओके, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? अब जाई बी 1 माइनस 0.688 कर देंगे, तो जाई ए की जो वैल्यू निकल के आएगी 0.312। ओके, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो हम इसके बाद का पार्ट करते हैं। आपने यहाँ पे जाई ए की वैल्यू निकाल दी, आपने यहाँ जाई बी की वैल्यू भी निकाल दी है। ओके, आपने यहाँ एन ए की वैल्यू भी निकाल दी, और आपने यहाँ पे एन बी की वैल्यू भी निकाल के रख दी। आप जानते हैं जो जो वैल्यूज आपको चाहिए थी वो सारी आपने निकाल दिया, एन ए एन बी निकाल दिया, और जाई ए और जाई बी चाहिए था उसको भी आपने निकाल दिया। क्लियर? अब इसके बाद का जो स्टेप होगा उसमें हमें इस वाली वैल्यू पे पुट करनी है जो आपने फॉर्मूला बनाया था। आपके पास जाई बी की वैल्यू है, आपके पास पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है। ओके, और आपके पास क्या है? पी ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको करने के लिए? ध्यान दें, जो आप पी टोटल होगा, पी टोटल की वैल्यू है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। फॉर्मूले में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, पी नॉट ए। ओके, तो ये जाई बी होल, इसकी वैल्यू पुट कीजिए सभी की। पी नॉट ए की वैल्यू आपकी थी 200, ओके, प्लस पी नॉट बी की जो वैल्यू है 415, पी नॉट ए वही वैल्यू है 200, और जाई बी की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा? जाई बी की वैल्यू 0.688। यहाँ देखिए 0.688 निकल के आई है। तो आपने इतनी वैल्यूज जो है इनमें पुट कर दी। अब जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 200 प्लस 147.9, ये पूरा कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकलेगी। देन उसके बाद ओवरऑल जो वैल्यू है इसकी 347.9 mmHg वैल्यू इसकी आएगी। इसका मतलब आपके पास जो है पी टोटल की वैल्यू किस तरीके से निकली है,
ये वाली वैल्यू। ओके, तो ये वैल्यू आपको निकाल के रखनी थी। अब इसके बाद आपको अगर कोई दूसरा पार्ट पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हेनरीज लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, तो राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ क्या होता है? एक्चुअली हेनरी लॉ हम पढ़ते हुए आए हैं, उसमें सॉलिबिलिटी बताई गई है गैस की, और किस में बताई गई है? लिक्विड्स में बताई गई है। अगर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स बताई गई है राउट्स लॉ में, बताई गई है कि किस तरीके से कोई लिक्विड लिक्विड में घुलता है। यहां देखिए हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ ये बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके मोल फ्रैक्शन के होता है। और मोल फ्रैक्शन का होने का मतलब ये हो गया, अगर सब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो के एच इंटू जाई, ये आपका हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग था। और के एच यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहलाता है। इसी तरीके से राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? ये एक सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में पहले से आपका लिक्विड प्रेजेंट था, लेकिन लिक्विड में अगर हम गैस डालते हैं तो इस तरीके से जो प्रेशर लगता है वेपर्स का उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, वो हेनरीज लॉ के द्वारा समझाया जाता है। लेकिन राउल्ट्स लॉ में क्या होता है? राउल्ट्स लॉ में जो लिक्विड सॉल्वेंट होता है उसमें सॉल्यूट भी क्या डाला जाता है? लिक्विड, और उसकी वजह से अब जो चेंजेस आएंगे वेपर प्रेशर में, उसकी वजह से जो रिलेशन दिया गया वो राउल्ट्स लॉ के द्वारा दिया गया, जो क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मोल फ्रैक्शन। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट लिखते हैं इनटू जाई, तो ये वैल्यू आ जाती है। जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करोगे दोनों वैल्यूज को, तो आप ये पाएंगे कि P एंड जाई मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब ये हो गया, ये दो टर्म्स तो दोनों की सिमिलर हैं, लेकिन जो टर्म दोनों में डिफरेंस होता है वो होता है आपका के एच एंड पी नॉट में डिफरेंस होता है। ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहलाता है हेनरी लॉ में, और राउल्ट्स लॉ में इस वैल्यू को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसीलिए यहां पर आपका जो राउल्ट्स लॉ हो जाता है एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। यही बात थी इसमें जो आपको समझनी थी। एग्जाम में से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं आते इस टॉपिक से रिलेटेड। जो टॉपिक आपका जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर आपके कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। जो अगला टॉपिक है जो समझना है हमें, उसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। देखिए इसमें होता क्या है, अभी तक हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पढ़ते आ रहे हैं। पहला केस हमने पढ़ा था जिसमें कि आप लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को तैयार करें, लेकिन अब ये जो केस है, ये केस आपका कौन सा है? आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट पड़ा है, इसे हम सॉल्वेंट लेते हैं। तो ऊपर से आप जो भी सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो सॉल्यूट किस रूप में होगा? सॉलिड के पार्टिकल्स के रूप में होगा, और इसको सॉल्यूट मानेंगे। जैसे बी से इंडिकेट करते हैं, और लिक्विड सॉल्वेंट को हम ए से इंडिकेट करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड आप एग्जांपल ले, सोडियम क्लोराइड हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, यूरिया या केन शुगर हो गया, इनकी जो सॉलिबिलिटी है वो वाटर में अच्छी है, ये वाटर में घुल सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो आयोडीन हो गया या फिर आपका जो सल्फर हो गया, ये ज़्यादा आसानी से जो डिसॉल्व हो जाते हैं वो कार्बन डाइसल्फाइड में है, कार्बन डाइसल्फाइड CS2। एक्चुअली इनकी जो सॉलिबिलिटी अपने पर्टिकुलर सॉल्वेंट में है वो डिफाइन की जा सकती है इनके पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के नेचर के बेस पर। पोलर डिजॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर। ओके, होता क्या है, आपको दो केस यहाँ पे समझने पड़ेंगे। पहला केस क्या है, ये ए केस बनाते हैं, और दूसरा केस हमारा है बी केस। पहले केस में हमने क्या किया
कि हमने यहाँ पे सारे प्योर सॉल्वेंट डाला है। सारे के सारे जितने भी आपके यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे। और ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वोलेटाइल नेचर के होंगे। कैसे होंगे? वोलेटाइल नेचर। और वोलेटाइल नेचर का मतलब आपको बताया है, विच हैज टेंडेंसी टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, जिसके पास टेंडेंसी होती है एटमॉस्फेयर में क्या हो जाने की, एस्केप होने की, तो उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल नेचर। हमने क्या किया, पहला केस में एट कांस्टेंट टेम्परेचर इस बीकर को क्लोज कर दिया और उसके बाद इसमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने इसको क्या किया, बॉईल करना शुरू किया। जब हमने इसको बॉईल किया तो इसकी वजह से एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ पे इवेपोरेशन, जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ऊपर की ओर को जाने लगेंगे वेपर फेस में, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन। और जब ये वेपर्स वापस कंडेंसेट होकर लिक्विड के रूप में नीचे गिरने लगेंगी तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। तो यहाँ पे दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है, एक इवेपोरेशन हो गई और एक आपकी कौन सी कंडीशन हो गई है, कंडेंसेशन। ये दो प्रोसेस कंटिन्यूसली तब तक होती रहती हैं जब तक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ना कर जाए, और तब जाके ये जो प्रोसेस होगी कंप्लीट होगी। उस दौरान जितने भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वेपर स्टेट में गए थे और वेपर स्टेट में जाने के बाद इस सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगा रहे थे अपने वेपर्स के पार्टिकल्स की वजह से, यही प्रेशर कहलाता है आपका वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है इसको? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रेशर exerted by the vapors at constant temperature above the liquid surface। इसका मतलब ये हुआ बेटा, एक वो प्रेशर है जो वेपर्स के द्वारा लगाया जा रहा है उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड की सरफेस के ऊपर। ये आपका एक लिक्विड का सरफेस दिख रहा है आपको। इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर ये जो वेपर्स उठी थी, ये वेपर्स अब एक प्रेशर क्रिएट करेंगी इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, और उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा इस सॉल्यूशन की सरफेस पर, तो उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई गई है। ये पहला केस था जिस केस में सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गए, वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, और यहाँ पर आप वेपर्स के पार्टिकल्स को डॉटेड स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जितने भी मैंने बनाए हैं। अब हमने क्या किया, बाहर से हमने एक सॉल्यूट ऐड कर दिया, और वो सॉल्यूट किस नेचर का होगा? नॉन वोलेटाइल, जिसकी टेंडेंसी होगी कि वो सॉल्यूशन के साथ बने रहे। मीन्स इट इज नॉट कैपेबल ऑफ गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर। ये वेपर फेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता ये सॉल्यूट, और इसमें पहले से आपके पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं और जिनका नेचर कैसा रहेगा? वोलेटाइल। अब क्या होगा, दोनों सरफेसेस एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश करेंगी, बॉन्डिंग क्रिएट होने लगेगी यहाँ पे। अब पहले की कंपैरेटिवली जितना सरफेस एरिया अवेलेबल था उन पार्टिकल्स के लिए, जो पार्टिकल्स वेपर फेस में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो ज़्यादा सरफेस एरिया था। इस केस में ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से ज़्यादा पार्टिकल्स क्या होंगे? वेपर स्टेट में जाने की कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किया तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं नॉन वोलेटाइल नेचर के, कुछ एरिया वो कवर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जो आपके डॉटेड स्ट्रक्चर हैं ये आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, और जो आपके स्लैश हैं वो आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं। ये आपके जो आपके डैश है वो है। अब इस तरीके से क्या होगा, लगातार आपका जो सरफेस एरिया पहले सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मिल रहा था ज़्यादा एरिया, अब वो एरिया कवर कर लिया गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के द्वारा। अब इनके बीच में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब जितनी टेंडेंसी या जितने पार्टिकल्स पहले एटमॉस्फेयर में जाने की टेंडेंसी रखते थे प्योर सॉल्वेंट के केस में, अब वो कंडीशन इस सॉल्यूशन के केस में नहीं दिख रही, क्योंकि कुछ हिस्सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ने कवर कर लिया है। अब जिस वजह से अगर इस बीकर को क्लोज करेंगे
तो इसमें पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी होगी एटमॉस्फेयर में जाने की, वो इस पहले वाली कंडीशन के कंपेयर में कम दिख रही है आपको। अब इसकी वजह से जो ये वेपर्स इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तब भी वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अब जो वेपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, ज़्यादा पार्टिकल्स की वजह से, ज़्यादा पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में गए तो ज़्यादा पार्टिकल्स वेपर प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट करेंगे। अगर कम पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में गए तो कम पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे। तो इसका मतलब ए एंड बी केस का आज हमने जो स्टडी किया है, तो उससे ये पता चला कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी। और यहाँ पर ए और बी क्या इंडिकेट करते हैं, ए इंडिकेट करता है प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं एटमॉस्फेयर में जाने की, जिस वजह से वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं उस सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर, इसलिए इसका वेपर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू, यहाँ पे बी का मतलब है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया है वोलेटाइल नेचर का बेटा, और यहाँ पे सॉल्यूट जो हमने लिया है वो कौन से नेचर का लिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इससे आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि किस तरीके से वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को हम डील कर सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का आप वेपर प्रेशर किस तरीके से रीजनेबल तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसा आपने इस केस में देखा था ए और बी केस में। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पर बढ़ जाता है ए और बी की वजह से, जिस वजह से मैक्सिमम जो सरफेस एरिया होता है वो ए और बी इंटरेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, इसमें कवर हो जाता है। अभी आपको ये ए और बी के इंटरेक्शन की जो बातें हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, जो आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बेस पर होगा। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ समझ लिया है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट के ऊपर उस सिस्टम का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर यदि हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट, वो भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करें, तो उसका जो सिस्टम का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न आपको पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है कुछ एरिया जो होते हैं उस वोलेटाइल सॉल्वेंट का कवर कर लेते हैं, जिस वजह से अब लेस क्वांटिटी में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो वेपर में जाने की टेंडेंसी रखेंगे, और वही पार्टिकल्स अब क्या करेंगे, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से जो आपका वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का, वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अभी ये सारी बातें हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, इसके आगे की जो बातें हैं। अभी के लिए आपको ये चीज़ समझ में आ गई, तो इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन, जो सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम जानते हैं आपके पास जो बीकर था, इस बीकर में आपके पास ए सॉल्वेंट था, ओके, जो कि आपके कैसे नेचर का था, वोलेटाइल नेचर का था। वोलेटाइल नेचर होने की वजह से ये क्या कर सकता था, वेपर प्रेशर क्रिएट कर सकता था सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर, अगर इसको क्या किया जाए, क्लोज कर दिया जाए। हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोल्स जो बोल सकते हैं, सॉल्वेंट के जो मोल्स के पार्टिकल्स हैं या सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं, जितने भी मोल्स इस सॉल्यूशन में, इस पूरे सॉल्वेंट में हैं, उसको हम मोल फ्रैक्शन से इंडिकेट करते हैं। तो इसका मतलब जो प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं उसके मोल फ्रैक्शन के होगा। और यदि यहाँ पर हम कह सकें कि पी ए की जो वैल्यू होगी वो पी नॉट ए जाई ए के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे जो पी नॉट ए होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहलाएगा। जो प्योर सॉल्वेंट की वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उसकी वजह से आने वाला मीन्स मैक्सिमम वेपर प्रेशर कौन से पॉइंट में शो हो रहा है। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए समझते हम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका लीनियर बनता है। अब वो कैसे बनता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास एक एक्स और वाई एक्सेस आपने क्रिएट कर ली, ओके, ये एक्स एक्सेस मान लीजिए, वाई एक्सेस मान लीजिए, ओके। यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर हो गया, और यहाँ पर आप मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट उसको क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मोल फ्रैक्शन मीन्स जाई, और किस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए।
सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि आप जानते हैं अभी इक्वेशन हमने जो बनाई थी पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जाई ए, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन। अगर ये चीज़ यहाँ मोल फ्रैक्शन है जाई, यहाँ वेपर प्रेशर है, तो जीरो वैल्यू पे जीरो रहेगी, और उसके बाद अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू यहाँ पे कहीं पॉइंट होगी। इसी तरीके से लगातार ये और बढ़ेगा, अगर ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इसी तरीके से ये एक स्ट्रेट ग्राफ, एक लीनियर जो आपको दिखता है, इसका सिमेट्री दिखेगी इस तरीके से। इसका मतलब ये हो गया, ये जो वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है ये वेपर प्रेशर की वो मैक्सिमम वैल्यू है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कब क्रिएट होती है, जब प्योर सॉल्वेंट को हम हीट करते हैं, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू वो पी नॉट ए पे जाके अचीव करेगा। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहलाएगा। ओके, ये वैल्यू जीरो में थी, यहाँ जाके सपोज ये वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए कोई एक जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उस आइडियल सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन आप इसका रिवीजन कीजिए, जो आपको आज टॉपिक पढ़ाया आई होप उसको समझ में आया होगा। जो कंफ्यूजन है आप कोशिश करें कमेंट सेक्शन में उसके क्वेरीज को पूछने की। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।